Good morning, students. We will continue concept of accounting. Our next concept is concept of objectivity or verifiability. According to this concept, job of accountant is valuable, is confidential, and it is moral duty of the accountant to be honest and sincere towards his duty. Accountant must record all the transactions of business organization in appropriate books and accounts on the basis of adequate and reliable vouchers. Only those transactions must be recorded which are authorized and authenticated by responsible office bearer of the organization. He should not try to get undue advantages of his position. क्योंकि किसी भी व्यवसाय में एक लेखाकार की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि एक व्यवसाय में होने वाले सभी व्यवहार का उसको पूर्णतया ज्ञान होता है और दूसरे विभागों में जो कार्य की प्रकृति है वो अलग है। अकाउंटिंग का जॉब है वो कॉन्फिडेंशियलिटी पर आधारित है, विश्वसनीयता पर आधारित है। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एन अकाउंटेंट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव। वह एक ईमानदार और संगठन के प्रति समर्पित भाव से काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए और उसे उन्हीं व्यवहारों को लिखना चाहिए जो अधिकृत हैं, जो वास्तव में हुए हैं, उनको सही मूल्य पर लिखा जाना चाहिए। किसी भी व्यवहार को लेखा पुस्तकों में तभी लिखा जाना चाहिए जब उसके लिए उसके सपोर्ट में कुछ न कुछ जो है लिखित प्रपत्र या प्रलेख हो जो ये प्रमाणित कर सके कि यह व्यवहार वास्तव में हुआ है। उसे न प्रबंधकों के साथ, न कर्मचारियों के साथ, न ही बाह्य पक्षकारों के साथ कोई साठ-गांठ करके अपने लाभ के लिए कार्य करना चाहिए। तो अगर वो ऐसा करता है तो वो अपने पद की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। इसलिए अकाउंटेंट को हमेशा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और उसे जो व्यवहारों को लेखांकन की जो प्रक्रिया है उसको पूर्णतया पालन करना चाहिए और अपनी पदेन स्थिति का अनड्यू एडवांटेज नहीं उठाना चाहिए। और व्यवहारों का लेखांकन जो है उच्च अधिकारियों द्वारा जो अधिकृत होते हैं, स्वीकृत होते हैं और एक प्रॉपर जो प्रोसेस है, एक चैनल है किसी ट्रांजैक्शन को लिखने का, उसको पूरा फॉलो करते हुए लिखना चाहिए। तभी उस व्यवसाय में प्रगति हो सकती है, तभी वो व्यवसाय है वो आगे बढ़ सकता है, उस व्यवसाय की बाजार में गुडविल बढ़ सकती है और वो व्यवसाय बाह्य पक्षकारों के प्रति अपना उत्तरदायित्व का पूर्ण रूप से निर्वहन कर सकता है। तो ये ऑब्जेक्टिविटी भी होनी चाहिए और सारे ट्रांजैक्शन वेरीफाइएबल होने चाहिए जिन्हें प्रमाण पत्रों के आधार पर, वाउचर्स के आधार पर, प्रमाणकों के आधार पर सत्यापित किया जा सके। ऐसा होना चाहिए। बोगस एंड फॉल्स ट्रांजैक्शंस नहीं लिखे जाने चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसे एज ए अकाउंटेंट सभी को ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है एक्रूअल कॉन्सेप्ट, ACCRUAL, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। उपार्जन संबंधी अवधारणा। तो आप देखिए ये हमारे अकाउंटिंग का बेसिस भी है, लेखांकन का आधार भी है। लेखांकन के दो आधार है, कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। मैंने जब बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बताया था तब भी इस बात में हमने डिस्कस किया था और ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट भी है। यानी कि द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ accounting is to record all transactions so that operational result of the business and financial position of the business can be calculated at the end of the year. But it is possible only when all the transactions which are related to current year
have been considered while preparing the books and accounts for the current year. Accrual concept implies that all the transactions must be recorded on the basis of their occurrence and not only on the basis of actual amounts paid and actual amount received. अगर आप केवल रोकड़ आधार पर ही व्यवहारों का लेखन करते हैं और गैर रोकड़ी व्यवहारों का लेखन नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में उस व्यवसाय का सही लाभ और हानि कभी नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि व्यवहार में अनेक व्यवहार ऐसे होते हैं जो कि पेंडिंग रह जाते हैं एट एंड ऑफ द ईयर। तो उन्हें उपार्जन संकल्पना के आधार पर लिखा जाना चाहिए, यानी कि जो आय और व्यय चालू वर्ष से संबंधित हैं उनका लेखा चालू वर्ष में ही कर लिया जाना चाहिए। उन्हें चालू वर्ष की आय और व्यय मानकर लेखांकन कर लेना चाहिए, भले ही हमने उन व्ययों का वास्तव में भुगतान किया हुआ हो या नहीं, और भले ही वो हमें आय प्राप्त हुई हो अथवा नहीं। सो द एक्रूअल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग डायरेक्ट द वे फॉर एडजस्टमेंट while preparing financial statement of any business or non-business entity। जो हम एडजस्टमेंट एंट्रीज करते हैं वो इसी एक्रूअल कॉन्सेप्ट के आधार पर करते हैं। So we can say that the accrual concept direct the way for adjustment entries in the books and accounts at the end of the year to calculate correct amount of profit and loss of the business and to disclose the correct financial position of the business। तो accrual concept is to be followed। It is the only method, it is the only basis which is universally accepted and followed by all whosoever is engaged in the job of accounting। Accrual concept के आधार पर ही हम व्यवसाय के जो है सही परिणाम और सही आर्थिक स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। तो accrual concept को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द ईयर। किसके लिए? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज होते हैं तो हमारे हम ऐड कर देते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेज होंगे जो हमने अगर चालू वर्ष में अगले वर्ष के लिए वह चुका दिया तो हम उनको घटा देते हैं और फिर हमें उनको बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज को कंसर्न आइटम में हम ऐड करते हैं एक्सपेंसेज में और बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखाते हैं। ऐसे ही इनकम के हमारे दो एडजस्टमेंट है, एक्रूड इनकम एंड अनअर्न्ड इनकम। एक्रूड इनकम मींस इनकम विच इज अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, तो वो हम इनकम में ऐड कर देते हैं भले ही हमें प्राप्त नहीं हुई है। तो एक बार इनकम ऐड करके फिर दूसरी बार उसको बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाते हैं। ऐसे ही इनकम रिसीव्ड इन एडवांस जिसे हम अनअर्न्ड इनकम कहते हैं, ऐसी इनकम जो हमें चालू वर्ष में प्राप्त हो गई लेकिन अभी हमने अर्जित नहीं करी है, हमने कमाई नहीं है, तो उसको हम क्या करेंगे? कंसर्न इनकम में से घटा देते हैं, लेस कर देते हैं और फिर उसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखाते हैं। और एक्रूअल कॉन्सेप्ट के कारण ही हम जो हमारी एसेट्स होती है उन पर डेप्रिसिएशन काटते हैं और जिससे कि व्यवसाय का सही लाभ और हानि ज्ञात हो सके। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू फॉलो दिस कॉन्सेप्ट। आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज concept of observance of law। Concept of observance of law। जैसा कि आपने पता है बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इज ए ह्यूमन एक्टिविटी, इट्स ए लीगल एक्टिविटी। मीन्स वी कैन परफॉर्म only those business activities which are permissible by the law of the country concerned। एक व्यवसाय वही माना जाएगा जो लीगल है, वैध है, जिसे करने के लिए हमारी देश की सरकार अनुमति देती है। हम कोई भी वो कार्य नहीं कर सकते which is banned by the government, which is restricted and prevented by the government। तो इसके अलावा if you are engaged in a particular business then you have to abide by all the law of the country concerned for establishment and operation of that business। हमारे देश में सरकार ने व्यवसाय एवं उद्योग को रेगुलेट एंड कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे ऐसे अधिनियम बनाए हैं जिससे कि
कंज्यूमर का, एम्प्लॉइज का, इन्वेस्टर्स का, क्रेडिटर्स का और जो सर्विस प्रोवाइडर एजेंसीज हैं उन सब का फाइनेंशियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जर्वेंस ऑफ लॉ, इट इज द पार्ट ऑफ द ड्यूटी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू फॉलो all the rules, all the legislations which have been enacted by the government of India to check, to regulate and to control business organizations within the country, to safeguard the interest of all the stakeholders who are directly or indirectly associated to a particular business. भारत सरकार ने व्यवसाय और उद्योगों का नियमन और नियंत्रण करने के लिए बहुत सारे अधिनियम बना रखे हैं, जैसे पार्टनरशिप एक्ट 1932, कंपनीज एक्ट 1956, फिर उसमें भी पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936, पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेज एक्ट 1948, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट बना हुआ है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड फैमिली पेंशन एक्ट बना हुआ है, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट बना हुआ है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बना हुआ है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है, मोनोपोलिस्टिक एंड डिस्ट्रीब्यूट ट्रेड प्रैक्टिसेज एक्ट बना हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एंड कंट्रोल एक्ट बना हुआ है। यानी कि बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ लेजिस्लेशन हैव बीन इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कंट्रोल, टू रेगुलेट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। तो according to this concept, it is responsibility of the owner and the management of every business organization to follow, to observe all the law which are imposed, which are concerned to a particular business organization। यानी कि एक व्यवसाय को उन सभी अधिनियमों की अनुपालना करनी है जो कि सरकार ने उस व्यवसाय को नियंत्रण करने, उस व्यवसाय को सुचारू रूप से संचालित करने, उस व्यवसायिक क्षेत्र का संवर्धन करने के लिए बनाए हैं, जिससे कि हमारे देश में किसी व्यवसाय या उद्योग से संबंध रखने वाले विभिन्न पक्षकारों के हितों की रक्षा की जा सके। और इसीलिए जो है सरकार द्वारा समय समय पर जो अधिनियम बनाए गए हैं उनमें संशोधन भी किया जाता है। Sometimes there may be some drawback in a particular legislation due to change in time, change in circumstances। कुछ लॉ ऐसे होते हैं जो मिसफिट हो जाते हैं, जो उपयुक्त नहीं रहते हैं, तो इसीलिए उनमें समय समय पर संशोधन करना भी जरूरी है ताकि उन्हें जो विद्यमान परिस्थितियां हैं उसके अनुकूल बनाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग इक्वेशन कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग इक्वेशन कॉन्सेप्ट, लेखांकन समीकरण संबंधी अवधारणा। अकाउंटिंग इक्वेशन कॉन्सेप्ट, लेखांकन समीकरण अवधारणा दो पक्षों की अवधारणा पर आधारित है। और दो पक्ष क्या है कि प्रत्येक व्यवहार के दो पक्ष होते हैं और उसमें से एक पक्ष को डेबिट किया जाता है, एक पक्ष को क्रेडिट किया जाता है। एक पक्षकार लेने वाला होता है, दूसरा पक्षकार देने वाला होता है। और ये लेन देन, डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होते हैं और इसीलिए जो है हमारे जर्नल की दोनों तरफ की टोटल बराबर होती है, डेबिट और क्रेडिट साइड की। ट्रायल बैलेंस का भी डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल हमेशा बराबर होती है। और वर्ष के अंत में जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं जो कि हमारा मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसकी भी एसेट्स और लायबिलिटी साइड की टोटल हमेशा बराबर होती है। तो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग इक्वेशन कॉन्सेप्ट, एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल। एंड लायबिलिटी में दो तरह की बात है, दो बात होती है लायबिलिटी में। कौन सी? इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, एंड टोटल लायबिलिटी इंक्लूड कैपिटल एंड आउटसाइड लायबिलिटी। Capital is provided by the owner, businessman, and it becomes the internal liability of the business. And external liability में सारा जैसे syndicate creditor, bill payable, bank overdraft, bank loan, long term loan, debentures, ये सब आता है जो हमने बैंक से लोन ले रखा है या बाई पक्षकारों से लोन ले रखा है। तो what is basic accounting equation? According to this equation, assets, total assets
total assets is always equal to capital plus liabilities. ये हमारी बेसिक इक्वेशन है। अगर आपको कैपिटल निकालनी है तो फिर कैपिटल इज इक्वल टू हो जाएगा एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब यहां एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, ठीक है। और एक्सटर्नल लायबिलिटी में भी दो तरह की लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म हो जाता है। एंड अगर आपको जो है लायबिलिटीज निकालनी है तो हमारी इक्वेशन ये हो जाएगी लायबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल ऑफ एसेट्स माइनस कैपिटल। एसेट्स में से कैपिटल घटा तो ये हमारी तीन फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन है जो हमारे बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहलाती है, क्योंकि बैलेंस शीट में भी है ना एसेट्स से लायबिलिटी दो साइड होती है और लायबिलिटी में हम है ना कैपिटल एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी को दिखाते हैं। तो इस तरह से ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन की कॉन्सेप्ट जो ड्यूल एस्पेक्ट पर आधारित है। एंड अकॉर्डिंग टू ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, टू साइड्स, टू पार्टीज ऑफ व्हिच one is debited and another is credited by the same amount and at the same time. That is why the total of both debit and credit side of the journal will always be equal, and total of both debit and credit side of trial balance will always be equal, and ultimately total of both assets and liability side of the balance sheet will also be equal. हमारी एक और इक्वेशन जो हो सकती है वो है expenses plus losses plus assets। ये डेबिट वाला आइटम है सारे, ये सब मिला के क्या होंगे विल बी इक्वल टू इनकम प्लस गेन्स प्लस लायबिलिटीज। In broader form, the accounting equation may be expenses plus losses plus assets is equal to income plus gain plus liability। यानी कि लेन देन हमेशा बराबर होगा, जितना हमारा एक्सपेंसेज एंड लॉसेज है उसके बराबर हमारी इनकम एंड गेन होगा, उसमें हमारा प्रॉफिट भी शामिल है जो हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर हम निकालते हैं। तो ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है जिसे हम लेखांकन समीकरण, विचारधारा, लेखांकन समीकरण, संकल्पना कह सकते हैं। तो these are the basic concept of accounting and all concepts are equally important, all concepts are universally applicable and all concepts are applicable in every transaction of the business. So it is necessary to have the knowledge of all concept of accounting for the accountant of the business organization। यदि किसी व्यवसाय के लेखापाल को इन सभी अवधारणाओं का, संकल्पनाओं का ज्ञान नहीं है तो वह कभी भी सही लेखांकन नहीं कर सकता और उसके द्वारा किए गए लेखांकन से व्यवसाय का कभी भी सही लाभ और हानि की जानकारी नहीं हो सकती और कभी भी उस व्यवसाय की सही आर्थिक स्थिति की जानकारी नहीं हो सकती। So we can say that the basic concept of accounting are the backbone of accounting, the knowledge of which is essential for every accountant, and you are the member of the faculty of commerce and management study, and you may be appointed as an accountant in future after completion of your graduation and post graduation degree. Then you have to have the knowledge of all these concepts. So I am sure that you will be able to understand these concepts after watching my videos, and if you have any doubt you can call me. So please refer the book, go through the notes that I have provided, and please watch the video completely and share this video to your friends and colleagues, and you must subscribe this video so that you will get my all the next video, and please don't forget to like the video. Thank you very much. God bless you.